नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परमाणु के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से जाने थे कि केमिस्ट्री क्या होता है एंड जो उसके अंदर परमाणु कैसा होता है, मतलब परमाणु के बारे में जाने थे बहुत अच्छा से कि जो ये हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं कैसे बनते हैं, परमाणु, अणु, यौगिक तत्व, सब के बारे में अच्छा से जाने थे पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे थोड़ा डीपली एटम के बारे में कि एक्चुअली में एटम क्या है, उसके बारे में क्या क्या वैज्ञानिकों ने राय दिया है। सब तरह तरह के राय दिए हैं। तो इनमें से सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बात किए वो थे लेवोसियर साहब। 1789 ईस्वी में ये एक सिद्धांत दिए थे परमाणु से रिलेटेड, सबसे पहली बार यही दिए थे, इसीलिए इनको परमाणु खोजकर्ता भी बोला जाता है, लेवोसियर को। ये 1789 में दिए थे। 1789 उसमें फ्रांस में लड़ाई भी चल रहा था, तभी ये खोज में पड़े हुए थे भाई सब, पता नहीं कैसे। तो ये इन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम दिए। इसमें ये बोला ना कि जो परमाणु जो होता है वो न ही नष्ट होता है और न ही निर्माण होता है। इसका मतलब ये प्रूफ कैसे किए कि ये क्या किया ना कि कोई कार्बन है, मान लिया जाए कार्बन और O2 ऑक्सीजन से मिलकर के CO2 बनता है। तो इसमें से कार्बन मान लिया जाए 2 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है वो 10 ग्राम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, मतलब कि द्रव्यमान नाप रहा है, यहाँ पे मास नाप रहा है। तो कार्बन मान लिया जाए 2 ग्राम है, ऑक्सीजन यदि 10 ग्राम है, तो जो CO2 बनेगा वो 12 ग्राम बनेगा, मतलब 10 2 12 ग्राम। ये नाप करके देखे तो 12 ग्राम बन गया। तो दोनों तरफ के द्रव्यमान देखा गया तो सेम है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि कोई भी ये तत्व है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट जब भी बना होगा तो एटम से मिलकर के बना होगा। तो एटम जो है यहाँ पे नहीं मतलब विनाश हो रहा है और नहीं निर्माण हो रहा है। यदि विनाश होता तो इधर घट जाता, यदि निर्माण होता तो इधर बढ़ जाता। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम दिए, लेवोसियर साहब दिए थे 1789 ईस्वी में। ये फ्रेंच व्यक्ति थे, इन्होंने बताया था परमाणु से रिलेटेड कि परमाणु नहीं निर्माण होता है और नहीं नष्ट होता है। ये इसको समझाने के लिए हम CO2 को आपको समझाने के लिए लिए हैं। उनमें से कार्बन जो है वो 2 ग्राम है, ऑक्सीजन यदि 10 ग्राम है, तो ये जो बनेगा इसका अभिक्रिया करके यदि ये बनेगा प्रोडक्ट इसका, तो 12 ग्राम बनेगा। इससे यह पता चलता है न ही परमाणु निर्माण होता है और न ही परमाणु विनाश होता है। दूसरा जो आए वैज्ञानिक इसी से रिलेटेड बात करने के लिए, तो निश्चित अनुपात के नियम लाए। ये कौन थे? जे प्रॉस्ट, वैज्ञानिक का नाम है जे प्रॉस्ट। इन्होंने कहा ना कि कोई भी यौगिक बनता है तो उसमें जो एलिमेंट रहते हैं वो निश्चित अनुपात से मिले हुए रहते हैं। और उसमें जो एलिमेंट है, एलिमेंट जानते हैं तत्व जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जो परमाणु है वो निश्चित अनुपात में रहेंगे। जैसे CO2 है, CO2 में यदि देखा जाए इसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 हो गया तो 16 दूना 32 हो गया। तो 32 और 12 के जब अनुपात निकालेंगे तो 3:8 आएगा। मतलब इसका रेशियो क्या आया? 3:8। इसको बारे में ये बोला जाता है ना कि ब्रह्मांड में कहीं भी यदि आप किसी भी कार्बन को 3 ग्राम और ऑक्सीजन को 16 ग्राम 8 ग्राम ले करके जाते हैं और उसको मिलाएंगे तो वहाँ CO2 का निर्माण हो जाएगा। ये निश्चित अनुपात का नियम है कि कोई भी यौगिक बनने से पहले वो एक फिक्स मतलब निश्चित अनुपात में रहता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ये निश्चित अनुपात कहाँ से पता चलेगा? तो इसे द्रव्यमान संख्या से निकाल सकते हैं आप। इसके बाद ये दोनों वैज्ञानिकों को ध्यान में रखते हुए एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था डाल्टन। इन्होंने परमाणु के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली बात किया, इतना ज़्यादा डीपली बात किया कि लोग बाद में इन्हीं को परमाणु को जनक कहने लगे कि परमाणु को खोज डाल्टन साहब ने किए थे। लेकिन असलियत में सबसे पहली बार लेवोसियर साहब ने बोल दिए थे। इन्होंने बोला ना, एक सिद्धांत दिए, एक्सपेरिमेंट किए, और ये दोनों निश्चित अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का दोनों को ध्यान में रखते हुए एक सिद्धांत दिए। सिद्धांत मतलब थ्योरी क्या होता है ना कि यदि कोई वैज्ञानिक किसी के प्रति रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करके उसको लिखता है, जो जो ऑब्जर्व करता है वो, तो उसी लिखे हुए किसी वैज्ञानिक संस्था के पास लेके जाता है और पेश करता है। सारे वैज्ञानिक लोग देखते हैं, यदि वो प्रूफ हो गया तो उसको थ्योरी के रूप में पब्लिश कर दिया जाता है। तो वही थ्योरी दिए थे डाल्टन के, परमाणु थ्योरी था, सिद्धांत था। इन्होंने बताया था परमाणु के बारे में कि परमाणु कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कभी भी, अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस समय वैज्ञानिक लोग खोज नहीं पाए हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो इन्होंने डाल्टन साहब बोल दिया कि परमाणु जो है वो सबसे एक छोटी इकाई है, इसको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा में बोले थे कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। मतलब कि मान लिया जाए कार्बन है, हमने ऑप्शन लिया भी है कि यदि कार्बन है तो कार्बन के अंदर जितने भी परमाणु होंगे ना, सब के सब एक परमाणु के होंगे। जैसे में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, तो 6 जो होगा ना, तो सारे परमाणु के एटॉमिक नंबर जो बने हैं कार्बन,
तो उस जैसे में मान लिया जब 1 ग्राम भी कार्बन बनने के लिए कम से कम लाखों करोड़ों परमाणु की जरूरत पड़ा होगा, तो वो सारे परमाणु एक ही तरह के रहते हैं। 6 प्रोटॉन उसके अंदर है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 6 एटॉमिक नंबर भी उसका होगा। तो ये देखिए इन्होंने कार्बन है तो कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 प्रोटॉनों की संख्या 6 होगा। तो सारे के सारे परमाणु क्या होते हैं, कार्बन के अंदर समान होते हैं। इन्होंने ये डाल्टन साहब उस समय बोले थे। ये दूसरा बार बोले थे कि अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनते हैं। अब जिसमें हम यहाँ पे पहले ही बताया निश्चित अनुपात के सिद्धांत, ये अलग अलग तत्व मतलब कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये दोनों अलग अलग तत्व मिल करके एक यौगिक CO2 निर्माण कर रहा है। वही बात यही बोले हैं कि अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। चौथा इसका इन्होंने क्या बोला था कि परमाणु न तो नष्ट होता है और न ही निर्माण होता है। ये तो पहले ही बोल दिए थे लोअसियर साहब कि परमाणु नहीं नष्ट होता है और न ही निर्माण होता है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किए थे कि क्यों ऐसे होता है। तो इन्होंने बताया ना, क्योंकि ये रीअरेंज करता है, अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे में ऐसा अरेंज कर लेते हैं कि ये इधर आकर के बराबर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब नष्ट नहीं हो जाता है और नहीं निर्माण होता है, सिर्फ एक दूसरे से सजावट चेंज हो जाता है। मान लिया जाए 6 इधर है और 8 इधर है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि टकराने के बाद 1-2 खत्म हो गया या 1-2 निर्माण हो गया, ऐसा नहीं होता। ये दोनों मिलने के बाद अपना अरेंजमेंट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में शामिल हो जाते हैं। तो इन्होंने यही बताया इनको बारे में भी कि परमाणु को ना तो नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है, क्योंकि एक दूसरे से रीअरेंज कर लेते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया कि बाद में क्या हुआ ना कि परमाणु के अंदर विभाजित कण खोज लिए गए, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो बोल दिया सबसे पहले ही बार कि परमाणु कभी विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये तो गलत है। तो इसलिए ये वाला सिद्धांत फेल हो गया था। डाल्टन के परमाणु मॉडल के बाद उसके बाद उसको फेल हो गया। वो जो सिद्धांत दिए थे वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि अंदर में बहुत सारे मतलब कि वैज्ञानिक लोग थे, वो खोज किए, डिस्कवर किए, जिसमें पाया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में परमाणु को तोड़ा जा सकता है। इसलिए वो क्या हुआ कि उसका जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। तो आप जानेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कि कौन खोज किए थे, इस पर क्या चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, ये मतलब क्या क्या काम करता है। तो पहले जानेंगे प्रोटॉन के बारे में, क्योंकि प्रोटॉन को सबसे पहली बार खोज हुआ था। इसका खोज गोल्डस्टीन किए थे और 1886 ईस्वी में किए थे। सबसे पहली बार 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। नामकरण इसको रदरफोर्ड दिया था। मतलब कि ये क्या किए थे ना, प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या था ना कि कोई परमाणु है और परमाणु के ऊपर हम पॉजिटिव किरणें, कैनाल किरणें का मतलब होता है पॉजिटिव किरणें, पॉजिटिव किरणों को हम पास कराएंगे। तो ये पास कराने में पाया ना कि पॉजिटिव जो किरणें थे वो रिपेल हो रहे थे। क्यों रिपेल हो रहे थे? कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव को टकराएंगे तो वो रिपेल होता है, सेम पोल वाले रिपेल होते हैं। तो ये रिपेल हो रहा था। तब इन्होंने सोचा ना कि परमाणु के अंदर एक आवेश है, एक कण है जो पॉजिटिव है। तो ये सिर्फ उतना ही बोल के चले गए। लेकिन बाद में रदरफोर्ड के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। बाद में रदरफोर्ड आए तो यही पॉजिटिव किरणें को ना ये रदरफोर्ड नामकरण कर दिए प्रोटॉन के रूप में। तो गोल्डस्टीन खोजे 1886 में, नामकरण किए रदरफोर्ड ने। ये एक्सपेरिमेंट किए थे कैनाल रे किरणें, मतलब कि कैनाल किरणें प्रयोग किए थे। इनमें देखा गया कि जो पॉजिटिव थे वो रिपेल कर रहे थे। इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर कुछ पॉजिटिव कण है। इसमें धनात्मक आवेश होता है। ये जो आवेश होता है वो कितना होता है? तो इसको डिनोट करते हैं P+ से। इसमें आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब कि इतना इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके अंदर जो भार होता है उसका कुछ तो भार होगा ना, तो 1.672 × 10⁻27 kg होता है। ये सब याद करने लायक पॉइंट है। इसको मतलब कि नापा गया है सब वैज्ञानिकों के द्वारा कि प्रोटॉन में कितना भार होता है, उसमें कितना कूलाम आवेश होते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को खोज हुआ, जो कौन खोजे? जे थॉमसन ने। इसका ये कब खोजे? 1897 में। ये 1886 में या 1897 में खोजे। ये एक्सपेरिमेंट क्या किए थे? कैथोड रे किरणें किए थे। ये क्या किए थे ना कि कोई फास्फोरस का एक पतला एक डिस्प्ले है, या तो फिर कह सकते हैं पतला एक चादर जैसा है, उस पर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट किए थे। तो बम्बार्डमेंट करने के बाद ना लाइट निकलता है। जो पहले ज़माना को टीवी देखते थे, ये इसी प्रयोग पे काम करता था कि वो जो वहाँ इधर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जाने के बाद वहाँ पे लाइट डिस्प्ले जलता था। तो यही थ्योरी था कि यदि हम किसी फास्फोरस के स्क्रीन पे यदि इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट करेंगे तो यहाँ पे लाइट निकलता है। तो इस प्रकार का कुछ प्रयोग था जिसके कारण इनको पता चला कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज के भी एक हैं जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणात्मक आवेश। कितना ऋणात्मक आवेश होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब दोनों सेम होता है। ये सिर्फ पॉजिटिव में होता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है नेगेटिव में 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सेम होते हैं चार्ज एक किसी भी परमाणु में, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। बाद में बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। द्रव्यमान इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 27 है और यहाँ पे 31 है। इसका मतलब इसको 27 भाग में बांटा जा रहा है, इसको 31 भाग में। तो ये क्या होता है ना कि द्रव्यमान में ये सभी से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल द्रव्यमान मानते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग मास नंबर निकालते हैं, मतलब कि द्रव्यमान संख्या निकालते हैं एटम में, तब वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सिर्फ जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि इसका द्रव्यमान इन लोग के अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल मानते हैं इसको। अब हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इन लोग दोनों के बहुत बाद, मतलब कि 1897 में खोज हुआ, ये 1932 में खोज हुआ, 34-35 साल बाद खोज हुआ। इसका खोज किए थे जेम्स चैडविक ने। ये बताए थे कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका द्रव्यमान 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, मतलब सबसे ज़्यादा भारी यही होता है। यहाँ पे 1.674 है, यहाँ पे 1.672 है। इसीलिए क्या होता है ना कि कभी कभी कोई परमाणु में, कोई तत्व में, जैसे में कार्बन हो गया, किसी में मतलब कि दोगुना की जगह ज़्यादा हो जाता है। जहाँ 7 दूना 14 होना चाहिए, वहाँ 15 हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो क्योंकि ये इसका जो द्रव्यमान है ज़्यादा होता है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो दोगुना ना होकर के थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब परमाणु के सभी कण, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो सब की खोज हो गया, तब ये सोचने लगे वैज्ञानिक लोग, तब ये परमाणु के अंदर किस रूप में रहते हैं, कैसे रहते हैं। अरे मान लिया जाए एक घर है, तो घर के अंदर हम जानते हैं कि सारे के सारे कोई कमरा से मिलकर के, कोई रूम से मिलकर के बना है, तो हम बताएंगे ना किस डिजाइन से है। ये कमरा यहाँ है, वो कमरा वहाँ है, इस कमरे में इतने लड़का लोग रहते हैं, इस कमरे में इतना फैमिली रहते हैं। तो इस टाइप से परमाणु को एक मॉडल दिया गया कि परमाणु इस रूप में रहता है। तो जे थॉमसन ने सबसे पहली बार परमाणु मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं वो एक तरबूज की तरह होते हैं, और तरबूज में जो लाल भाग होता है, जो खाने वाला भाग होता है, वो प्रोटॉन होते हैं, और जो बीज धंसे हुए रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने कहा कि तरबूज की तरह एक परमाणु होते हैं, उसमें जो लाल भाग होता है वो प्रोटॉन है, और जो सारे बीज हैं, सारे के सारे बीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, जो धंसे हुए रहते हैं परमाणु के अंदर। तो ये परमाणु मॉडल फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि यदि प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके उसको ध्वस्त कर देंगे, मतलब कि उसको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म मतलब कि वो नष्ट हो जाएगा। और हम लोग पहले जान चुके हैं कि परमाणु जो होता है वो नहीं नष्ट होता है और नहीं निर्माण होता है। तो इसी कारण से इसका ये वाला जो मॉडल है फेल हो जाता है। दूसरी बार आते हैं 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बहुत हद तक, बहुत काफ़ी इन्होंने मतलब कि पॉजिटिव रूप से बोले या काफ़ी हद तक सही बताया परमाणु मॉडल के बारे में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, सोने की चादर वाला प्रयोग। इन्होंने क्या किया था ना कि एक सोने का चादर लिए थे, बहुत पतली चादर, इतना पतली चादर कि आप कंपला भी नहीं कर सकते, मात्र उसमें 1000 एटम थे। मतलब कि कोई एक ग्राम या 100 ग्राम सोना लेता है ना, तो उसमें कम से कम करोड़ों और लाखों करोड़ों एटम होते हैं उसमें। लेकिन ये सिर्फ ऐसा लिए थे सोने का चादर, जो सिर्फ 1000 या 1000 से ज़्यादा परमाणु थे। और उसमें क्या कहना, अल्फा कणों जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स के मिल करके बनता है, वो किरणें को इसके ऊपर बम्बार्मेंट किए, मतलब कि पूरा तेज़ी से मराया। अब जब ये सोने के चादर पर पूरा ज़्यादा अल्फा किरणें जाने लगे, तो क्या हुआ, देखा गया ना कि ये बहुत ज़्यादा अधिकांश भाग था, मतलब कि बहुत सारा किरणें सीधे पार हो जाते थे। तो इससे पता चला ना कि परमाणु के अंदर बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, और कुछ अल्फा कण ना सीधे जाते थे और सीधे उसी रास्ते में वापस आ जाते थे। इसका मतलब ये पता चला कि अल्फा जो है पॉजिटिव कण है। इसका मतलब ये पता चला कि गया तुरंत रिपेल होकर के आ गया, मतलब कि बीच में, और क्या था कि बीच में से आते थे। तो इससे पता चला कि बीच में कोई एक पॉजिटिव है जो बहुत सघन है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और सीधे जो पॉजिटिव करने जा रहे हैं उसको सीधे रिपेल कर दे रहा है। तो आज हम देखते हैं सोने के चादर वाला प्रयोग करते हैं। रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में प्रयोग करते हैं। सोने की चादर ऐसा था जो 1000 परमाणु का था। अल्फा किरणों को ब्रह्मांड करते हैं। अल्फा किरणें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बनते हैं। इसका जो परमाणु जो एक तरह से प्रयोग किए हैं वो इस तरह से है कि ये परमाणु है, ये अल्फा किरणें इसके ऊपर मारा जा रहा है। इसमें से अधिकांश जो किरणें थे सीधे बाहर निकल जा रहे थे, कुछ किरणें विचलित हो रहे थे, और कुछ किरणें सीधे जाकर के सीधे वापस लौट रहे थे। तो इसके द्वारा रिजल्ट फिर निकला क्या कि जो बहुत ज़्यादा पास हो रहे थे ना, इससे पता चला कि अधिकांश भाग
खाली होता है। और परमाणु के केंद्र में बहुत मतलब कि जो गया और सीधे उसी से वापस लौट रहा है, तो उसके बारे में रिजल्ट निकाले रदरफोर्ड ने कि परमाणु के केंद्र में बहुत सघन तथा बहुत छोटा एक पॉजिटिव कण है जिसको नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक की खोज सबसे पहली बार किसने किए थे? रदरफोर्ड। इसको नाभिक तथा केंद्रक भी बोलते हैं। तो नाभिक कहते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला ना कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बोले। इसके बाद फिर बोले कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान उसका नाभिक में होता है, कि परमाणु जो है इसका खाली नाभिक पूरा पूरा द्रव्यमान होता है, बाकी बात सिर्फ खाली जगह होता है। खाली जगह में कितना द्रव्यमान होगा? बहुत कम, नेग्लिजिबल। इसीलिए जो भी भार है इसका जो भी द्रव्यमान है सिर्फ सिर्फ नाभिक से लिया जाता है। लेकिन यह भी परमाणु मॉडल फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले ना कि यदि बीच में प्रोटॉन होते हैं जो बहुत सघन होते हैं जिसको नाभिक बोलते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इसके द्वारा ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन यदि घूरते रहेंगे तो घूरते घूरते किसी का भी क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी से घूरेगा, और एंगुलर वेलोसिटी में एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो एक समय ऐसा आएगा, ऐसे घूरते घूरते मतलब यहाँ से घूरते घूरते एक समय ऐसा आएगा कि सीधे नाभिक में चला जाएगा। और नाभिक में जानते हैं कि पॉजिटिव कण है और ये इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव कण है, दोनों मिल करके परमाणु को खत्म कर देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट भी, ये तो मॉडल भी फेल हो जाता है कि ऐसा नहीं होता है। तो अगली बार फिर आएंगे 1913 ईस्वी में नील्स बोर में क्या दिया आगे हम बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे नील्स बोर परमाणु मॉडल। ये सबसे परमाणु मॉडल ऐसा था जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ये सारे ड्रॉबैक जितना भी थे, जितने भी जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो भी कमियां थी सारे के सारे यहाँ पे पूरा कर दिया गया। ये जो सबसे पहले जो था रदरफोर्ड का, वो था कि इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूरते हैं जिसके कारण एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होकर के इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाता है और ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा परमाणु तो होता नहीं है कि कभी परमाणु नष्ट हो जाए या कभी निर्माण हो जाए। तो उसको सुधारने के लिए नील्स बोर ने एक सिद्धांत लाए, एक परमाणु मॉडल लाए, जिन्होंने सबसे पहले यही बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन एक निश्चित ऊर्जा के साथ, ऊर्जा स्तर के साथ, मतलब कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल के साथ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन घूर रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी लेवल का फिक्स्ड स्तर है, उसमें ना तो मतलब कि घूमने में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लॉस हो रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है एनर्जी। वो एक सिर्फ एक एनर्जी का स्तर है, लेवल है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूर रहा है, और घूर रहा है एक स्तर में, तो उसको एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण वो क्या होगा, नाभिक में नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं एक निश्चित ऊर्जा स्तर के साथ, जिसे कक्षा कहते हैं, सेल कहते हैं और ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट को खोज किसने किया था? नील्स बोर साहब ने। सबसे पहली बार बताए थे कि मतलब परमाणु में जो ऑर्बिट होते हैं वो एक निश्चित फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसके कारण घूमने के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होता है। तो सेल ऑर्बिट बोलते हैं। इन कक्षा की संख्या जो ऑर्बिट खोजे उनमें से खोजे कि जो ऑर्बिट है वो एन से डिनोट करते हैं। इसमें नामकरण किया ऑर्बिट का, KLMNN जो भी है, मतलब कुछ भी नाम धर दो, ABCD भी नाम धर सकते थे, लेकिन उन्होंने KLMN पता नहीं क्या सोच के नाम धरे। दूसरा है कि ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन नीचे वाला कक्षा से ऊपर वाला कक्षा में चला जाता है। जैसे ये ऊर्जा हम यदि इस पर देंगे ना तो ऊर्जा बढ़ेगा, तो ऊर्जा बढ़ने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये यहाँ से उठ करके ई वाला इलेक्ट्रॉन में आ जाएंगे। ठीक है, यदि हम ऊर्जा देते हैं, और यदि इसमें एनर्जी लॉस कराते हैं, इसको किसी कारणवश एनर्जी को लॉस करते हैं, तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऑर्बिट में। यही लिखा गया है कि ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन नीचे वाला से ऊपर में जाता है और ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला से नीचे चला जाता है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से निकालते हैं। मान लीजिए ये ऑर्बिट इतना सारा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन कक्षा में कितना है? तो 2n² इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि 2n² के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। जैसे में के का जो ऑर्बिट है वो कितना है? 1 है, और 1 जो है ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट क्या होगा? ये n है। यहाँ पे हम बताएं कि n कक्षों की संख्या को दर्शाता है, तो कक्षा की संख्या केवल नंबर पर है? ये 1वां नंबर पर है, तो n जो है 1 है, तो 2n² पर। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होगा 2n², तो यहाँ 2 और n कितना है? 1, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 2। मतलब कि पहला कक्षा जो के वाला है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा, मान लीजिए एल वाला कक्षा में, तो एल वाला कक्षा दूसरा नंबर पर है, तो इसको n 2 हो गया, तो निकालेंगे 2n² पर, 2n² पर निकालेंगे तो 2 × 2 के स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8। मतलब कि जो दूसरा एल वाला ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा नंबर में इसी प्रकार से निकालेंगे 2n² से। n की संख्या कितना हो गया? यहाँ पे 3, एल वाला है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 दूना
18, मतलब कि तीसरा वाला जो कक्षा है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो एम का निकालेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8, 8 दूना 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 दूना 32। मतलब इसी प्रकार से आगे आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। किसी भी परमाणु में, किसी भी एलिमेंट का परमाणु में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑर्बिट में निकालना है तो 2n² से निकाल सकते हैं, जिसमें k क्या है, ऑर्बिट का नंबर है। k जो है पहला नंबर पर है, l है दूसरा नंबर पर, m जो है तीसरा नंबर पर, n है जो चौथा नंबर पर। और भी आगे आते जाएंगे, 118 एलिमेंट है तो 118 तरह के आएंगे। तो इस तरह से इन्होंने नील्स बोर दिए हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल देने के बाद अब क्या होगा कि सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल रहने के कारण अब इसके डिजाइन के बारे में चर्चा होगा। हाइड्रोजन के एलिमेंट है उसमें कितना प्रोटॉन होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना न्यूट्रॉन होते हैं, किस तरह से रहते हैं, इसके बारे में चर्चा होगा।